A very good evening friends and welcome back to Study IQ Judiciary। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की इस सीरीज में आज हमारी यूट्यूब पे ये लास्ट लेक्चर है। इस सीरीज में हमने पढ़ा सेक्शन 1 to 75 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर आपके सारे के सारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई होते हैं। आज के लास्ट सेशन में वी विल कवर द रूल्स ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। लेकिन लास्ट टॉपिक पढ़ने से पहले मुझे आपको दो बातें बतानी है। पहली तो ये दैट यू कैन कनेक्ट विद मी, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें मैं आपको अपनी फ्यूचर सीरीज के बारे में भी बता सकता हूँ और लीगल करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको अप टू डेट रखने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला है टेलीग्राम एंड सेकंड इज व्हाट्सएप चैनल। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको टेलीग्राम पर जाकर के यू हैव टू सर्च द प्रवीण कुमार। आपको द प्रवीण कुमार सर्च करना है। द प्रवीण कुमार सर्च करते ही एक टेलीग्राम का ग्रुप आपको दिखेगा, एक टेलीग्राम का आपको चैनल दिखेगा। तो आप दोनों ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही ग्रुप्स और चैनल मेरे ही हैं और दोनों ही ग्रुप्स पे और चैनल पे मैंने व्हाट्सएप के चैनल का लिंक प्रोवाइड कर रखा है। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के बाद मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नंबर 2 इज दैट अगर आप स्टडी आई की जुडिशरी के लाइव फाउंडेशन बैचेज में इंटरेस्टेड हैं और जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लाइव फाउंडेशन बैच में एनरोल करा सकते हैं और एनरोल कराते वक्त यू कैन यूज माई कोड। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज PR लाइव। ये कोड यूज करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स जो है ओनली 24,999 में आपको मिल जाएगा, राइट? Let us start the last topic in this series, that is rules of appropriation of payments। अब ये जो रूल्स हैं बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड ये पार्ट है और जो ये रूल्स हैं, एक जजमेंट आई थी 1816 में क्लेटन रे नाम से। ये एक रेफरेंस केस था। इसके अंदर जो है ये रूल्स बताए गए थे एंड दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, ये किस केस में दिए गए थे। द नेम ऑफ दिस जजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब ये रूल्स जो हैं बहुत ही कॉमन सेंस और बहुत ही जनरल रूल्स हैं, बट इनको जो है हमने कोडिफाई कर दिया है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही लिख दिया है। तो जो आपके रेलेवेंट सेक्शंस हैं दे आर 59, 60 एंड 61। सेक्शंस को समझने के लिए और रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमारे को समझना पड़ेगा ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स होता क्या है। आप इसको इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। देयर इज ए पर्सन ए, ये है डेटर, यानी कि इसने पैसे उधार लिए हैं, एंड देयर इज अनदर पर्सन बी, ही इज क्रेडिटर, इसने पैसे उधार दिए हैं। क्या हुआ है कि क्रेडिटर ने पहले ए को डेट नंबर 1 दिया। पहले ए कर्जा दिया, उसके बाद बी ने ए को दूसरा कर्जा दिया, दैट इज डेट नंबर 2। उसके बाद बी ने ए को तीसरा कर्जा दिया, दैट इज डी नंबर 3। एक बार डेट नहीं लिया गया है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, बार बार पैसे लिए गए हैं। अब ए के ऊपर डेट 1 भी है, डेट 2 भी है और डेट 3 भी है। अब इस सिचुएशन में अगर ए जो है वापस से बी को कुछ पेमेंट करता है, कुछ पैसे वापस देता है, तो इशू ये है सिर्फ कि ये जो पेमेंट है ये किस डेट का डिस्चार्ज है। ये जो इसने पैसे दिए हैं ये क्या माना जाएगा कि डेट नंबर 1 के दिए हैं या डेट नंबर 2 के दिए हैं या डेट नंबर 3 के दिए हैं। अब देखिए इसकी इंप्लीकेशंस हैं, ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंप्लीकेशन है पहला तो लिमिटेशन पे, क्योंकि आपको डेट जो है उसका मनी अगर सूट है और आपने एक फ्रेंडली लोन दिया है तो उसका सूट आप सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर ही 3 साल के अंदर अंदर ही फाइल कर सकते हैं। अगर 3 साल के अंदर अंदर ही सूट फाइल कर सकते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि पेमेंट कौन से डेट की है, क्योंकि जिस भी डेट की पेमेंट की है उसमें तो पार्ट पेमेंट से आपका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जिस डेट की पेमेंट नहीं की है उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हो सकता है कि अलग अलग डेट पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट लगा रखा हो। अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे कौन से डेट की पेमेंट करी है उससे टोटल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इशू बहुत सिंपल है कि मल्टीपल डेट ले रखे हैं डेटर ने, लेकिन उसने एक जो पेमेंट करी है वो पेमेंट किस डेट के रिस्पेक्ट में मानी जाएगी। तो इसके अंदर 3 रूल्स हैं और आपको 3 रूल्स सक्सेशन में ही अप्लाई करने हैं, यानी कि पहले पहला रूल अप्लाई करना है।
अगर पहला रूल नहीं लगेगा तो दूसरा रूल अप्लाई करना है, और दूसरा रूल अगर नहीं लगेगा तो तीसरा रूल अप्लाई करना है। सो द फर्स्ट रूल इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 59। पहला जो रूल है आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का, सो ये पेमेंट अप्रोप्रिएट हो जाएगी क्रेडिटर के पास, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट डेट, ये इशू है। सो पहला जो रूल है वो कहता है अप्रोप्रिएशन बाय डेटर। सो अप्रोप्रिएशन बाय डेटर यानी कि यह डेटर की चॉइस है, वो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली यह बता सकता है कि जो मैंने ये पेमेंट करी है, ये जो मैंने पेमेंट करी है, ये विद रिस्पेक्ट टू व्हाट डेट की है। तो एक्सप्रेसली का तो मतलब सिंपल है कि वो बता देगा कि ये जो मैं पेमेंट कर रहा हूं ये विद रिस्पेक्ट टू D2 कर रहा हूं, दूसरे नंबर वाले डेट के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, राइट। ये तो बोल के बताना होता है, दिस इज एक्सप्रेस। इसमें इंप्लाइड भी हो सकता है। इंप्लाइड कैसे हो सकता है कि सपोज करो पहला डेट है वो है 1,00,000 रुपए का, दूसरा डेट है वो है 1,15,000 रुपए का, और तीसरा जो डेट है वो है 5,00,000 रुपए। अब यहां पर सपोज करो जो पेमेंट वापस की गई है वो 1,15,000 रुपए वापस की गई है, तो कहीं ना कहीं ये चीज इंप्लाइड है कि जो ए जो है वो इस वाले डेट के पैसे वापस कर रहा है, 1,15,000 वापस कर रहा है, राइट। बट इंप्लाइड किस सिचुएशन में होगा, किस सिचुएशन में नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टांसेस। तो पहला राइट किसके पास है, डेटर के पास। अब सपोज करो डेटर जो है इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करता है, यानी कि वो नहीं बताता है कि मैंने कौन से डेट के पैसे दिए, उस सिचुएशन में फिर जो दूसरा रूल लग जाएगा दैट इज योर सेक्शन 60। सेक्शन 60 कहता है अप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर, यानी कि अगर डेटर नहीं बता रहा है कि मैंने कौन से डेट के पैसे दिए हैं, तो क्रेडिटर अपने आप से मान लेगा कि आपने कौन से डेट के पैसे दिए हैं। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जब क्रेडिटर मानेगा कि आपने कौन से डेट के पैसे दिए हैं, तो उसमें जो डेट है दैट मस्ट बी लीगल डेट, वो लीगल या फिर लॉफुल डेट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो जो डेट है दैट मस्ट बी ड्यू एंड पेएबल, यानी कि उस डेट को लेते वक्त उसको वापस करने की जो डेट फिक्स की गई थी वो डेट ड्यू हो गई है। कोई भी डेट जो है अगर क्रेडिटर को मानना है कि मैं कौन से डेट में इसको अप्रोप्रिएट करूंगा इस पेमेंट को, तो वो डेट लीगल होना चाहिए, वो डेट ड्यू भी होना चाहिए और पेएबल भी होना चाहिए। दैट मीन्स कि उसकी ड्यू डेट निकल गई है जब उसको वापस करना था। लेकिन इसमें एक बहुत मजेदार बात यह है कि अगर डेटर नहीं बताएगा यानी कि सेक्शन 59 अगर अप्लाई नहीं होगा, तो क्रेडिटर जो है वो टाइम बार्ड डेट को भी अप्रोप्रिएशन मान सकता है। सो अगर डेट टाइम बार्ड है तो भी, डेट अगर टाइम बार्ड है यानी कि उसकी 3 साल जो है वो खत्म हो चुके हैं, उसमें भी क्रेडिटर जो है उस पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इट इज ऑलवेज बेस्ट कि डेटर खुद ही बता दे मैंने कौन से डेट के पैसे दिए हैं, अदरवाइज क्रेडिटर जो है वो टाइम बार्ड डेट में भी उस पेमेंट को रिसीव कर सकता है। सो सपोज इसी केस में अगर डेट 1 जो है, हमारा जो डेट 1 है ये टाइम बार्ड हो चुका है, यानी इसको दिए 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो अब क्रेडिटर सूट तो फाइल नहीं कर सकता है इसकी रिकवरी का। लेकिन अगर ए ने पेमेंट दे दी है और ये नहीं बता रहा है कि मैंने कौन से पैसे की पेमेंट दी है, कौन से डेट की पेमेंट दी है, तो क्रेडिटर मान सकता है कि ये जो है D1 की अप्रोप्रिएशन है। अब D2 और D3 स्टिल आपके पेंडिंग रह जाएंगे और D1 में यह पेमेंट मान ली जाएगी, हालांकि D1 जो है वो टाइम बार्ड था। सो जब भी सेक्शन 60 लगता है तो डेट टाइम बार्ड हो तब भी क्रेडिटर उसमें अप्रोप्रिएट कर सकता है पेमेंट को। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 61। सेक्शन 61 आपका अप्लाई होगा जब ना ही डेटर अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा है, ना ही क्रेडिटर अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा है, यानी कि ना ही तो डेटर बता रहा है कि कौन से डेट की पेमेंट थी, ना ही क्रेडिटर बता रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर दोनों ही पार्टीज नहीं बता रही हैं तो तीसरा रूल लग जाएगा दैट इज अप्रोप्रिएशन बाय लॉ। फिर आपको कानून बताएगा कि वो डेट की जो पेमेंट थी वो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट डेट थी। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बाय लो। इसमें क्या होता है, इसमें जनरल रूल है कि डिस्चार्ज इन ऑर्डर ऑफ टाइम। जनरल रूल ये है कि इन ऑर्डर ऑफ टाइम आपका डिस्चार्ज माना जाएगा, यानी कि जब भी डेटर ने कुछ पेमेंट की है और ना ही डेटर बता रहा है कि मैंने कौन से पैसे की पेमेंट दी है, ना ही क्रेडिटर बता रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कानून आपको बताएगा। और कानून क्या फॉलो करता है, कानून फॉलो करता है टाइम, यानी कि जो सबसे पुराना डेट है उसको डिस्चार्ज माना जाएगा। जो भी पेमेंट अप्रोप्रिएट होगी वो किस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट डेट होगी, सबसे पुराना डेट यानी कि D1। लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि मल्टीपल डेट्स जो है वो सेम डेट के हो सकते हैं। सपोज करो सेम डेट को 3 अलग अलग डेट दिए गए, D1 D2 D3 सेम डेट को दिए गए, तो ऐसी सिचुएशन अगर टाइम सेम हो तो क्या होगा,
तो सेम टाइम में प्रोपोर्शनलेटली जो है प्रोपोर्शनेटली हर एक डेट की पेमेंट मान ली जाएगी, हर एक डेट की पेमेंट मान ली जाएगी। जो सेम टाइम के डेट होते हैं इनको बोलते हैं हम डेट ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, डेट ऑफ इक्वल स्टैंडिंग। सो सपोज करो D1 जो है, D2 जो है, D3 जो है, वो तीनों ही 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख के हैं, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख के हैं, और सेम डेट को दिए गए हैं, सेम डेट को दिए गए हैं, दैट मीन्स ये तीनों ही डेट जो है वो इक्वल स्टैंडिंग के हैं। अब जब वापस पेमेंट अगर हो रही है, वो पेमेंट हो रही है सपोज करो 60,000, सो 60,000 जो है वो तीनों ही डेट में प्रोपोर्शनेटली हम डिस्चार्ज मान लेंगे। यानी कि हम मान लेंगे कि 1 लाख में से 10,000 की पेमेंट कर दी गई है, 2 लाख में से 20,000 की पेमेंट कर दी गई है, और 3 लाख में से 30,000 की पेमेंट कर दी गई है। सो 60,000 को प्रोपोर्शनेटली आप डिवाइड कर देंगे D1, D2, D3 में। दीज आर दी रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। यानी कि कोई भी कर्जा अगर ले रखा है और वापस अगर उसकी पेमेंट करनी है तो उसके अंदर सबसे पहला रूल लगेगा, डेटर डिसाइड करेगा। डेटर नहीं डिसाइड कर रहा है तो क्रेडिटर डिसाइड करेगा, क्रेडिटर भी डिसाइड नहीं कर रहा है तो कानून डिसाइड करेगा, और कानून हमेशा इन ऑर्डर ऑफ टाइम करता है। लेकिन अगर सेम टाइम के, सेम स्टैंडिंग के डेट्स हैं तो फिर प्रोपोर्शनल आप जो है उसमें डिस्चार्ज कर देंगे। So these are your rules of appropriation of payments. So thank you very much and see you in next series, जो भी हम next series शुरू करेंगे।